गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर में जनरल एक्सेप्शंस ऑफ टॉर्ट्स का थर्ड पार्ट हम पढ़ रहे हैं। पहले दो पार्ट्स में मैंने आपको 10 पॉइंट्स बताए, उसको शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट था स्वेच्छा से किए गए कार्य, सेकंड न्यायिक कार्य, थर्ड न्यायिक कल्प कार्य, फोर्थ पैतृक एवं अर्ध पैतृक कार्य, फिफ्थ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, सिक्स्थ एक्ट ऑफ स्टेट राज्य के कार्य, सेवंथ आवश्यकता जनित कार्य वर्क ऑफ एक्ट ऑफ नेसेसिटीज, एट्थ कानूनी प्राधिकार, नाइन्थ विधिक अधिकारों के प्रयोग में और टेंथ मामूली हानि कारित करने वाले कार्य। अब लास्ट इस क्लिप में हम देख रहे हैं 11th पॉइंट, जहां वादी स्वयं दोषी हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अपकृत्य के सामान्य अपवाद क्या है। अब इसका मतलब ये है कि अगर प्रतिवादी अपकृत्यपूर्ण कार्य करता भी है और वादी को नुकसान होता है, लेकिन फिर भी न्यायालय में वाद दायर करने पर न्यायालय वादी को नुकसानी नहीं दिलाएगा, क्योंकि प्रतिवादी के पास सामान्य, अगर प्रतिवादी का एक्ट सामान्य अपवादों के अंतर्गत आता है, वह सामान्य अपवाद उसके लिए बचाव होंगे, डिफेंस होंगे। तो 11th पॉइंट में हम देखते हैं कि जहां वादी स्वयं ही दोषी है, यानी ऐसा कोई कार्य जहां प्रतिवादी के कार्य से वादी को नुकसान तो हुआ है, लेकिन उस कार्य में वादी की खुद की भी गलती होती है, तो माननीय न्यायालय नुकसानी देने के लिए मना कर सकता है। इसका बहुत अच्छा केस लो है बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे वर्सेस द्वारकानाथ। ये मैं केस लो आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। इस केस में रेलवे की पटरियों के पास में रेलवे की भूमि होती है, उसी के ही लगे हाथ वादी की भूमि भी होती है, और रेलवे की भूमि पे भी घास होती है और वादी की भूमि पे भी सूखी घास उगी होती है। तो एक दिन इंजन से चिंगारियां उठी और वह सूखी घास पर गिर गई, जो रेलवे की प्रॉपर्टी थी। उस सूखी घास पर आग लग गई और वो आग फैलते हुए वादी की भूमि तक चली गई, उसकी सूखी घास को जला दिया और आगे उसके खेतों को जला दिया, उससे वादी को नुकसान हुआ। तो वादी ने वाद दायर किया, माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि वादी की भी कम गलती नहीं थी, जबकि उसे खतरे का एहसास था। खतरे की पूर्ण संभावना होने के बावजूद उसने सावधानी नहीं बरती, इसलिए वह स्वयं की गलती के कारण नुकसानी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। अब 12th पॉइंट हम करते हैं अवश्यम भावी घटनाएं, इनएविटेबल एक्सीडेंट्स। स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप ज़रूर याद कीजिएगा, और इसके लीडिंग केस लॉज भी, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है, और एक लाइन के क्वेश्चंस में भी, और कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी इसको पूछा जाता है। इस वाले पॉइंट को और आगे मैं इससे नेक्स्ट पॉइंट कराऊंगा कि देवी कार्य, वो भी, उन दोनों को कई बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले इनएविटेबल एक्सीडेंट्स, अवश्यम भावी घटनाएं क्या होती है, ये हम देखते हैं। तो सर फेडरिक पॉलक ने कहा है कि अपरिहार्य घटना वे घटनाएं होती हैं जिसे एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति आवश्यक सतर्कता या सावधानी बरतने के बाद भी नहीं रोक सके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये वे कार्य होते हैं जिन्हें कोई व्यक्ति सामान्य बुद्धि या आवश्यक सतर्कता बरतता है, फिर भी उन परिस्थितियों को वह नहीं रोक सकता जिनमें ये घटित होती है।
इसके साथ ही एक और ऐड होता है, जैसे मैंने बताया, देवी कार्य, एक्ट ऑफ गॉड। नेक्स्ट पॉइंट है एक्ट ऑफ गॉड। मैं आपको अपरिहार्य घटनाओं के केस लॉज बाद में करवाऊंगी, पहले आपको एक्ट ऑफ गॉड, देवी कार्य, जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है 13 नंबर पॉइंट, उसको पढ़ाती हूँ ताकि आपको इन दोनों में कोई कंफ्यूजन महसूस ना हो। एक्ट ऑफ गॉड, देवी कार्य। देवी कार्य क्या है? ये भी सर फेडरिक पोलक ने कहा है कि देवी कार्य प्राकृतिक शक्तियों के अप्रत्याशित प्रवर्तन को कहते हैं। आपको दो वर्ड्स याद रखने हैं इसमें, अप्राकृतिक शक्तियां और अप्रत्याशित प्रवर्तन। यानी कि जो नेचुरल पावर्स है उनका अ, बिना इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता, ऐसा चीज हो जाना। कई बार हम देखते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता और वो चीज हो जाती है। जैसे कोई बीच पे अचानक से घूम रहा और अचानक से सुनामी आ गई, जो सुनामी की घटना हुई थी, तो इसको हम कहेंगे कि ये देवी कार्य हुआ। इसको आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। जो पॉलक ने कहा है कि वे दैविक कार्य प्राकृतिक शक्तियों के अप्रत्याशित प्रवर्तन को कहते हैं, जिनका पूर्वानुमान किए जाने की प्रत्याशा किसी भी दूरदृष्टि वाले या कौशलपूर्ण मनुष्य से युक्तियुक्त रूप से नहीं की जा सकती। इसको बहुत सामान्य शब्दों में कहें कि प्राकृतिक शक्तियों का ऐसा इन्फोर्समेंट है जिसका पूर्वाभास कोई भी एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति, जो दूरदृष्टि होता है, जो दूर का सोच सकता है, वह भी युक्तियुक्त रूप से उसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है। उसे हम कहेंगे एक्ट ऑफ गॉड, देवी कार्य। तो स्टूडेंट्स, देवी कार्य के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें होनी जरूरी है। क्या? कि फर्स्ट, प्राकृतिक शक्तियों के कारण घटित हुई हो वो घटना, प्राकृतिक शक्ति, ठीक है। और सेकंड है कि उसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के द्वारा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने वाले के लिए नहीं, सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति अगर उसका पूर्वानुमान नहीं कर सकते। यानी दो पॉइंट्स हैं, प्राकृतिक शक्तियां और पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता हो। इसका लीडिंग केस लो है निकोलस वर्सेस मार्सलैंड, एक्ट ऑफ गॉड का मैं करवा रही हूँ। ये आपको लर्न होना ही चाहिए, बहुत अच्छा है ये केस लो, फेमस केस लो इसका, निकोलस वर्सेस मार्सलैंड। इसमें क्या हुआ? प्रतिवादी की भूमि पर तीन कृत्रिम झीलें बनी हुई थी और एक नेचुरल स्ट्रीम से उसमें पानी आता था। एक बार बहुत ज्यादा बारिश हो गई, असामान्य वर्षा, उसके कारण उस जो नेचुरल स्ट्रीम था उससे बहुत ज्यादा पानी आने से वो झीलें भर गई और पानी इतना लबालब भर गया कि झीलों के बाहर जो बाउंड्री की गई थी उसको तोड़ के चारों ओर फैल गया, और जिससे वादी के जो पुल बनने वाली कुछ सामग्री वहां रखी हुई थी वो बह गई। तो वादी ने वाद दायर किया, लेकिन माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी को दायित्वादी नहीं ठहराया, क्योंकि यह संपूर्ण घटना एक देवी कार्य था, एक्ट ऑफ गॉड। इसके कारण प्रतिवादी दायी नहीं होगा। ये हुआ एक्ट ऑफ गॉड का। अब हम देखते हैं कि अपरिहार्य घटना और देवी कार्य में क्या डिफरेंसेस हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखनी है कि देवी कार्य आते ही प्राकृतिक शक्तियों का प्रयोग होना चाहिए, न कि मनुष्य से संबंधित होना चाहिए। यानी मनुष्य का उसमें कोई हाथ नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्राकृतिक शक्तियां ही होनी चाहिए। और दूसरी चीज आपको देखनी है कि अगर उसमें अंशतः या पूर्णतः या थोड़ा सा भी पार्ट अगर मनुष्य की शक्तियां लगी हुई है या मनुष्य का है, इंसान द्वारा कोई काम किया गया है, प्रकृति द्वारा नहीं है,
तो वे अपरिहार्य घटना में शामिल होगी। ठीक है, अब मैं आपको अपरिहार्य घटना के कुछ केसेस करवाती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं पद्मावती वर्सेस दुर्गा नायका का केस। इसमें एक जीप में दो व्यक्ति सवार थे और कुछ दूर जाने पे वॉल्ट ढीला हो गया जीप का और पहिया निकल गया, एक्सीडेंट हुआ, एक की मृत्यु होगी, वाद दायर किया गया। तो माननीय न्यायालय ने कहा ये अपरिहार्य घटना थी, क्योंकि ये ऐसी घटना थी कि अधिक सावधानी बरतने के बावजूद भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति इसको नहीं रोक सकता था। एक और केस करते हैं इसका, ब्राउन वर्सेस कैंडल का। इसमें वादी और प्रतिवादी के कुत्ते आपस में लड़ रहे थे और प्रतिवादी ने उन कुत्तों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, उनको मार मार रहा था उनको कि वो आपस में न लड़े। तो इस दौरान प्रतिवादी जो वो एक्ट कर रहा था उससे वादी की आंख पर लग गई, चोट लगी। तो माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया कि कुत्तों को अलग करने का काम बिल्कुल सही कर रहा था वह प्रतिवादी, लेकिन जो आंख पे लगी चोट वह ऐसी घटना थी कि अपरिहार्य घटना में शामिल हो गई। ऐसा नहीं कह सकते थे कि कि प्रतिवादी असावधान था, इसलिए नुकसानी नहीं दिलाई गई। एक और अच्छा केस लो है स्टैनली वर्सेस पावेल। इसमें वादी और प्रतिवादी एक शिकारी पार्टी में सदस्य थे, शिकार करने गए। तो प्रतिवादी ने एक चिड़िया पर गोली चलाई, तो गोली पेड़ के तने से टकरा कर वापस आई और पास में खड़े हुए वादी को लग गई। तो न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया, क्योंकि इसमें प्रतिवादी की कोई गलती नहीं थी, यह अपरिहार्य घटना थी। प्रतिवादी युक्तियुक्त रूप से सावधानी बरतने के बावजूद भी उस घटना को नहीं रोक सकता था। नेक्स्ट केस है होम्स वर्सेस मैथरकम। इसमें प्रतिवादी के घोड़े जब चलाए जा रहे थे तो सड़क पे कुछ कुत्ते भौंकने लग गए और घोड़े बिदक गए और सड़क पे चलने वाले वादी को घायल कर गए। इसमें भी माननीय न्यायालय ने कहा कि यह अपरिहार्य घटना थी, इसलिए कोई नुकसानी नहीं दिलाई जाएगी। फर्डन का केस करते हैं हम। फर्डन के केस में क्या हुआ, प्रतिवादी ने अपने कुत्ते को सड़क पे गाड़ी पार करके कुत्ते को अंदर छोड़ दिया। वो कुछ खरीदारी करने गया था, तो पास से उस पार्क हुई गाड़ी के पास से वादी गुजरा, तो वादी को देखते ही कुत्ते अंदर से भौंकने लगे और इस दौरान कांच टूटा और वादी को लगा वो कांच। तो माननीय न्यायालय ने इसमें भी कहा कि ऐसी कोई संभावना की कल्पना नहीं की जा सकती थी, इसलिए प्रतिवादी दायी नहीं होगा। इसका एक बहुत फेमस केस लो है फ्रेंड्स, नाइट्रोग्लिसरीन का केस। ये आप जरूर कोट कीजिएगा। इसके दो बहुत फेमस केस लो है, नाइट्रोग्लिसरीन जो अपरिहार्य घटना में करवा रही हूँ, नाइट्रोग्लिसरीन केस और स्टैनली वर्सेस पावेल, ये आप जरूर लर्न कीजिएगा। और देवी कार्य का निकोलस वर्सेस मार्सलेम तो कीजिएगा। अब हम देखते हैं नाइट्रोग्लिसरीन का केस। नाइट्रोग्लिसरीन के केस में क्या हुआ, प्रतिवादी की एक फर्म थी जो सामान ले जाने का काम करती थी। तो उनके पास एक लकड़ी का एक बॉक्स आया, तो उसमें क्या रखा गया है और ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई थी, ना बाहर से कुछ पता चलता था। और वो फर्म जो चल रही थी वो वादी के मकान में चलाते थे। उस बॉक्स में क्या था, नाइट्रोग्लिसरीन था जो विस्फोटक पदार्थ होता है।
वो कुछ लीक हो रहा था और वो जब खोदने की कोशिश कर रहे थे तो उस दौरान उससे विस्फोट हो गया और वादी के मकान को क्षति पहुंची। तो इसमें निर्णय दिया गया कि प्रतिवादी उचित रूप से सावधान थे और यह एक अपरिहार्य घटना है जिसे वह युक्तियुक्त सावधानी बरतने के बावजूद भी नहीं रोक सकते थे। ये हमारा 13 पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। 14 पॉइंट में प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा। जैसा कि आप सभी सभी को पता है कि कानून हम हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन यदि हम पर अगर ऐसी अचानक से कोई हम हमें क्षति पहुंचाने की कोशिश करे और हम कानून की हेल्प उस समय नहीं ले सकते हैं, तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कानून अधिकार देता है। क्योंकि हमें तुरंत कानूनी रेमेडी नहीं मिल पा रही है, तो हमें अधिकार है खुद को बचाने का। तो साथ में खुद को, अपनी संपत्ति को और ऐसे अन्य व्यक्तियों को बचाने का अधिकार है जो हमारे संरक्षण में है। तो इसके लिए यह जरूरी है कि जो हम स्वयं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सामने वाले को उतना ही क्षति पहुंचाएंगे जितना कि हमें अपने बचाव के लिए जरूरी है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि दो चीजें होनी आवश्यक है कि खतरा इतना आसन्न खतरा हो, यानी कि इतना पास का हो, निकट खतरा हो कि हमें अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करना ही होगा। और सेकंड ये है कि उस प्राइवेट प्रतिरक्षा में बल का उतना ही प्रयोग करेंगे जितना कि अब हमें बचाव के लिए आवश्यक है। जैसे कोई हमें थप्पड़ मार रहा है और ऐसा नहीं है कि हम अपनी पिस्तौल निकाल दें, तो हम उसका जवाब थप्पड़ से, शारीरिक बल से ही देंगे। इसका बहुत अच्छा केस लो है मॉरिस वर्सेस न्यूजेंट का। इसमें ये हुआ कि एक कुत्ता भौंकता हुआ वादी की तरफ आया। तो वादी ने अपनी बंदूक उठाई। उसको देख के कुत्ता लौट के वापस जाने लगा, लेकिन वादी ने क्या किया? नहीं, फिर प्रतिवादी ने उसे गोली मार दी। तो वादी ने केस दायर किया, कुत्ता वादी का था। वादी ने केस दायर किया तो माननीय न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी का ये जो एक्ट है वो प्राइवेट प्रतिरक्षा में नहीं आता, उसको नुकसानी देनी पड़ेगी क्योंकि उसने शक्ति का प्रयोग अधिक कर लिया जितना कि उसके अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा करने में जितना उसको बल चाहिए था उससे अधिक उसने बल का प्रयोग कर लिया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ये आज हमारा हुआ जनरल एक्सेप्शंस ऑफ टॉर्ट्स कंप्लीट। थैंक यू सो मच।